डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड यानी हाइट समझाया था। वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी एट ए हाइट एच जी डैश इक्वल टू आया था जी इक्वल टू 1 - 2h अपॉन में आर। ये हमने ड्राइव करके बताया था। उसके बाद हमने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन किया बेटा, देखिए जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट्स ओपन -2hg/r। क्लियर। फिर हमने क्या करा, ये राइट साइड वाले कंसेप्ट को लेफ्ट साइड ले गए, 2hg/r को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, और g डैश को हम राइट साइड ले आए तो ये क्या हो गया 2hg/r इक्वल टू g माइनस जी डैश। क्लियर। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए 2h/r इक्वल टू g माइनस जी डैश अपॉन में g। हमने ये वाली g को कहाँ ले आए, अपॉन में। अब हमने ये तो देख ही लिया था कि जैसे चाहे हम हाइट बढ़ाएं या डेप्थ में अंदर ले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो हमने परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो वो क्या होता है, यही फॉर्मूला यूज किया जाता है बेटा, और दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 100 से। तो g माइनस जी डैश अपॉन में g इक्वल टू इंटू में 100% इक्वल टू 2h/r 100। अब देखिए मैं इसी तरीके से आपको पहले इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्लियर कर दें। इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या था, जी डैश इक्वल टू जी 1 - d/r। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड यानी हाइट की तरह ही यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, जी डैश इक्वल टू जी माइनस d/r इंटू जी। फिर आपने लेफ्ट राइट वाली साइड को नेगेटिव को लेफ्ट साइड के क्या कर दिया, पॉजिटिव, d/r इंटू जी इक्वल टू जी माइनस जी डैश। क्लियर। फिर हमने क्या कहा, d/r ऐसे ही रहने दिया, ये g को इसके अपोन में ले गए, g माइनस जी डैश अपोन में g हो गया। अब उसी तरीके से हमने परसेंटेज डिक्रीज निकाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो वो क्या आ गया, g माइनस जी डैश अपोन में g, ये वाला 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। अब आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो फैक्टर आया है, ये फैक्टर किसके इक्वल है, 2h/r के। ये देखिए है या नहीं, g माइनस जी डैश अपन में 100 इक्वल टू दिस, और यहाँ भी क्या है, g माइनस जी डैश अपन में 100 इक्वल टू d/r 100। आपने दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो गई, देखिए लेफ्ट साइड इसकी इक्वल है तो राइट साइड भी दोनों की क्या हो गई, इक्वल। तो हमने इन दोनों को इक्वेट करा, 2h/r इक्वल टू d/r, साथ में मल्टीप्लाई क्या था दोनों के, 100। आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में से 100 से 100 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2h इक्वल टू डी बच गया, और हाइट इक्वल टू क्या आ गया, डेप्थ का हाफ। इसका मीनिंग क्या है बेटा, यदि हम किसी बॉडी को अर्थ के अंदर गहराई में डेप्थ में 10 किलोमीटर ले जाते हैं तो हाइट कितनी आती है, 5 किलोमीटर। तो ये क्या शो करता है कि हम किसी बॉडी को यदि 5 किलोमीटर हाइट पर ले जाते हैं या d इक्वल टू डेप्थ गहराई में ले जाते हैं 10 किलोमीटर, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम आएगी। इस बात का ये मीनिंग है। h इक्वल टू d/2 का मीनिंग समझ में आया। यदि हम गहराई में 10 किलोमीटर जाते हैं और हाइट में 5 किलोमीटर जाते हैं, दोनों ही केसेस में जो ग्रेविटी डिक्रीज होगी वो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ओके। अब जो हम नेक्स्ट आर्टिकल कराएंगे अभी डिटेल में, उससे पहले हम कुछ समझाएंगे। उस आर्टिकल का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या, फील्ड यानी क्षेत्र। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, किसी आपने देखा मैग्नेट है, मैग्नेट के नज़दीक एक आयरन पीस लेके आते हो, तो यदि वो आयरन पीस नज़दीक है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, दूर ले जाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता चले जाता है बेटा, डिक्रीज। अब देखिए मान लीजिए पहले कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है, बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। तो आप सबको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब आप सबको पता है बेटा यदि आर इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। तो हमने क्या करा, आर को इंक्रीज करते चले गए, फोर्स क्या होता गया, डिक्रीज। फिर और करते गए, फोर्स क्या होता जाए, और डिस्टेंस बढ़ाते गए, फोर्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते हम कभी ना कभी डिस्टेंस कितना कर देंगे ए और बी के बीच में, इन्फिनिटी। तो आर के प्लेस पर जब इन्फिनिटी लिखोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इन्फिनिटी पर कभी भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कभी भी कोई फोर्स नहीं लगा सकती। अब मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये मान लो मैग्नेट है,
और ये अनदर बॉडी है। ये मैग्नेट को जहाँ तक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और उस एरिया से, जैसे ये एरिया मैंने मान लिया ये वाला, इतने एरिया के अंदर आयरन पीसीस रहेगा तो ये मैग्नेट इस आयरन पीस को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और यदि इससे बाहर चले जाता है तो ये इसको अट्रैक्ट करना क्या कर देगी, बाहर। जैसे आप देखते हो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है चारों तरफ, हम यदि किसी बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो अर्थ की तरफ आ जाती है, लेकिन हम जब रॉकेट्स वगैरह को छोड़ते हैं, लॉन्च करते हैं, तो हम उसकी स्पीड क्या रखते हैं, एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है एस्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो अब मेरी बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि आप आर को बढ़ाते हो तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज। बढ़ाते जाओ एक स्टेज आएगी कि फोर्स लगाना क्या कर देगा, अप्रोक्सीमेटली बंद, पूरी तरह कभी नहीं बंद होता। यदि पूरी तरह बंद हो जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही फेल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यदि हम आर को बढ़ाते जाएं, आपने देख ही लिया है, आर इंक्रीज कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ए बॉडी से बी दूर जाती जा रही है और बी पर जो फोर्स लग रहा था ए की वजह से वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये लास्ट पॉइंट मान लिया हमने कि इस पॉइंट से बाहर निकल जाती है ये बी बॉडी, तो फोर्स लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ए बॉडी के चारों तरफ का वो क्षेत्र, ए बॉडी के चारों तरफ का वो एरिया जहाँ तक ये दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए बॉडी, द स्पेस अराउंड ए बॉडी in which its force of attraction can be felt by another body। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अंदर यदि ये बी बॉडी रहेगी तो ये फेल्ट करेगी, महसूस करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स को जो कौन लगा रहा है, ए बॉडी। यदि इससे बाहर चली जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मेरी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन की। यहाँ से आपका नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होता है, द स्पेस अराउंड ए मेटीरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड भी बोल सकते हैं और फेल्ट भी बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब भी महसूस करना होता है और फेल्ट करने का भी क्या होता है, महसूस करना। तो अभी मैंने बताया था द स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल, पुल यानी फोर्स, कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसा मैंने आपको बताया, तो किसी बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस, वो एरिया जहाँ तक दूसरी बॉडी पहली बॉडी के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल पुल को महसूस करे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी को बेटा ताकत भी बोलते हैं, इंटेंसिटी को हम स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, याद रखना। यानी आपको पता है, देखो एक तो लाइट मैग्नेट तो वो आयरन पार्टिकल्स पे कम फोर्स लगाएगी, तो यदि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो वो आयरन पार्टिकल्स पे क्या लगाएगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यदि लो मैग्नेट है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, पुअर होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है ताकत ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी ताकत है, उसको हम बेटा आई से शो करते हैं। और ये क्या होता है, फोर्स के बराबर होते हैं, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास के होते हैं, याद रखना। इंटेंसिटी को किससे शो किया जाता है, आई से। अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई ईटीजे भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट्स आप निकाल सकते हैं, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। दूसरी भी आप निकाल सकते हैं यदि पुट करोगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए अपॉन में मास, मास से मास कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। तो आपको याद रखना है इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, न्यूटन पर केजी भी होती है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। और सीजीएस में क्या हो जाएगी, डाइन पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस आना है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L की 1 T की पावर -2। देखिए कैसे,
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे होगा, आई इक्वल टू फोर्स का आपको पता है m1 L1 T-2 होता है, और इसका क्या हो गया m1, क्लियर, m से m क्या हो गया कैंसिल, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इंटेंसिटी का, याद रखना L1 T-2। अब हम दोबारा इस आर्टिकल पे आ रहे हैं। इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स, ये अपने आप में क्या होती है फोर्स, जो एक्सपीरियंस महसूस किया जाए बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, यानी उसका मास क्या होना चाहिए 1, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो। तो आप आसान डेफिनेशन हो गई, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स फेल्ट बाय ए बॉडी, वो फोर्स जो फेल्ट किया जाए किसी बॉडी के द्वारा जिसका क्या हो यूनिट मास हो और वो रखी हुई हो प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो जाएगी तो ग्रेविटे इंटेंसिटी या फोर्स लगेगा ही नहीं, तो उस बॉडी का कहाँ होना जरूरी है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो आप समझ में आया, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। आई इक्वल टू ये फॉर्मूला याद रखना F/m, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, मैंने आपको ये यूनिट्स बता दी हैं, और ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, कैन ए सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट, वाइब्रेट मतलब लेफ्ट राइट, ऐसे लेफ्ट राइट हो सकता है या नहीं, इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आपको देखो बेटा ये टाइम पीरियड फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट क्या होता है, या क्लॉक 2π√L/g, L क्या होती है लेंथ ऑफ बोब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, G क्या होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको याद रखना है सैटेलाइट क्या होता है फ्री स्पेस में, सैटेलाइट कहाँ है फ्री स्पेस में, और जहाँ फ्री स्पेस होता है बेटा याद रखना वहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है 0। तो आप यहाँ 0 पुट करोगे तो T = 2π√L/0 हो गया, और L/0 ओपन में हो जाए तो टाइम क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। जैसे वो यहाँ से चलेगा तो पता नहीं कितनी दूर जाएगा, वापस आएगा या नहीं आएगा, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और सिंपल पेंडुलम विल नॉट वाइब्रेट, दैट इज द सिंपल पेंडुलम विल नॉट वाइब्रेट, क्योंकि टी इन्फिनिटी आ गया, कितना है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक बार पेंडुलम हिलेगा लेकिन वो पता नहीं कब वापस आएगा, तो हम क्या कहेंगे सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट नहीं करेगा। तो सैटेलाइट के अंदर याद रखना फ्री स्पेस होता है, और फ्री स्पेस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बेटा 0 होती है। ओके, अब देखिए, अब हम वहाँ तो डेफिनेशन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, अब इसको थोड़ा और आगे डिटेल में करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये हमने अर्थ सपोज कर लिया, ये अर्थ का सेंटर है, और सेंटर पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट है, और वो बॉडी जिसका मास क्या है यूनिट है m0, वो कहाँ रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। आप सबको पता है बेटा ये क्या होती है रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब आप देखिए ये ग्रेविटेशन, ये पॉइंट लास्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये यहाँ तक अर्थ इस मास को अपनी तरफ क्या कर सकती है अट्रैक्ट, यदि इससे बाहर चले जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस पॉइंट से इधर जाएगा, ये लास्ट पॉइंट A मान लिया, इसके बाद यदि ये बॉडी इधर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है एट ए डिस्टेंस x है, तो फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F = क्या हो गया Gm/m0/में x²। क्लियर। अभी आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला करा के हटाऊँ, इंटेंसिटी क्या होती है F/m। अब यहाँ पर हमने m ना मान कर क्या माना हुआ है m0, तो f की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी, ऊपर से देखिए F = Gm/m0/में क्या है x², यहाँ पुट कर दीजिए Gm/m0/में x²/में m0, m0 से m0 क्या हो गया कैंसिल, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया Gm/में x²। और बेटा यदि हमने किसी भी पहले भी बताया था, यदि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके ऊपर एरो लगा दीजिए, और राइट साइड में जो डिस्टेंस है उसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए x वेक्टर। जैसे आपको मैंने एक ये बताया था कि F = क्या होता है
अपॉन में आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कराया था। तो हमने ये तो थी मैग्नीट्यूड फॉर्म, और मैंने कहा था यदि इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिस्टेंस है उसका आर कैप। यहाँ डिस्टेंस आर है तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, आर कैप। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, वेक्टर फॉर्म, जो मैंने आपको कराया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ x है तो हमने इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स कैप। तो इंटेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस जी एम एक्स स्क्वायर अपॉन इंटू में x। यहाँ पे नेगेटिव साइन, बेटा जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, फोर्स रिपल्सिव होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा। देखिए दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके क्या होंगे, पॉजिटिव। और दोनों ही केसेस में इसमें भी रिपल्शन होगा और इसमें भी क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो दोनों ही केस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब भी अट्रैक्शन होगा, इंटेंसिटी क्या खींच रही है, ग्रेविटेशन फील्ड अपनी तरफ ला रही है, अर्थ वापस नहीं जा रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब भी अट्रैक्शन होगा साइन नेगेटिव आएगा, जब भी रिपल्शन होगा साइन पॉजिटिव होगा, याद रखना। इसीलिए यहाँ माइनस लगाया है, क्योंकि यहाँ फोर्स जो अर्थ लगाती है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव। और जब भी अट्रैक्टिव होगा तो नेगेटिव होगा, रिपल्सिव होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याद रखना, क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट करते थे। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते थे तो हम कहते थे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, यूनिट चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे बेटा, तो हम कहते थे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी, यूनिट मास हट जाता था, इन ब्रिंगिंग ए बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यह फॉर्मूला आपको देखते ही याद आ जाएगा। वहाँ हम पढ़ते थे V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, V इक्वल टू क्या होता था, W/Q। वहाँ पर चार्ज की बात होती थी, यहाँ हम बॉडी की बात कर रहे हैं, तो बॉडी का क्या होता है, मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम टू सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा है। तो देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग या ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, बिना स्पीड चेंज करे। इसको चाहे ना भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं। तो सेम वही हो गया, वहाँ था इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट। यहाँ क्या आ गया, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन फिक्स पॉइंट। यहाँ चार्ज के केस में क्या होता था, V इक्वल टू W/Q। लेकिन हम जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको V से शो करते हैं, जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा W/m। क्या हो जाएगा, W/m। यदि मास m0 मान लेंगे तो हम m0 लिख देंगे। तो मेरी बात समझ में आई। अब देखिए वही फॉर्मूला है सेम, बिल्कुल आसान आर्टिकल। इफ़ W क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो गया, इसको हम V और उसके सफिक्स में P लगा देंगे, P फॉर पोटेंशियल। Vp का फॉर्मूला क्या आ गया, W/m0। अब आपको पता है जूल पर केजी अर्ग पर ग्राम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी अर्ग पर ग्राम। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T-2 अपोन में m1। m1 से m1 क्या हो गया, कैंसिल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, L2T-2, L2T-2। अब तो ये तो था सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है बेटा। V इक्वल टू क्या होता है, W/m0। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, दिखाई भी दे रहा है, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब देखिए बिल्कुल ईजी आर्टिकल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। हमने ये लास्ट पॉइंट मान लिया जहाँ तक यदि बॉडी रहती है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ए क्या है, लास्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। यदि बॉडी इससे बाहर है तो अट्रैक्ट नहीं करेगी।
यदि इससे इस पॉइंट पर भी आ जाएगी तो भी ये बॉडी इसको क्या करने लग जाएगी, अट्रैक्ट करने लग जाएगी। इसको क्या करने लग जाएगी, अट्रैक्ट करने लग जाएगी। और हमने किस पॉइंट पर निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, एट पॉइंट पी। ए पर नहीं निकालना, पी पर निकालना है, एट ए डिस्टेंस आर। और ए लास्ट पॉइंट है जहाँ तक अर्थ इस बॉडी को, जिसका मास यूनिट है, बॉडी क्या है एम नोट, जिसका मास क्या है यूनिट है, इसको क्या कर सकती है, अट्रैक्ट। अब यदि ये बॉडी इन्फिनिटी पर पड़ी रहेगी तो क्या अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगी, नहीं। तो हमें इस बॉडी को जो इन्फिनिटी पर है इसको इस पॉइंट तक लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो यदि ये इन्फिनिटी पे पड़ी रहेगी बॉडी जिसका मास क्या है 1, तो अर्थ उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। यदि वो ए पर आ जाती है तो अर्थ उसको ऊपर फोर्स लगाएगी और अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, वो लास्ट पॉइंट कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस पर है एक्स, लेकिन हमने निकालना कहाँ पर है, पी पॉइंट पर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, जिसका मास क्या है कैपिटल एम। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे नेक्स्ट आर्टिकल सेम ऐसा ही है, वहाँ पे मास यूनिट नहीं लेंगे, वहाँ पे सीधा एम मानेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इस बॉडी को लाने में, कहाँ पर, ए पॉइंट पर। और ए पॉइंट कहाँ है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखिए आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, एफ इक्वल टू क्या होता है, जी एम नोट अपॉन में आर स्क्वायर होता था। लेकिन आपको पता है हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पर बॉडी को लाए हैं सबसे पहले। तो ए पॉइंट पर आते ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लग जाएगा न्यूटन्स लॉ से, एफ इक्वल टू जी एम नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ए पॉइंट का क्या है, एक्स। अब आपको पता है एम नोट की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 रख दिया, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, जी एम बाई एक्स। एफ इक्वल टू क्या आ गया, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। मुझे ये बताइए यहाँ तक क्लियर। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इक्वल टू जी एम नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर ना होकर, क्योंकि एम नोट की वैल्यू 1 है, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, जी एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब हम इस बॉडी को एकदम पी पर नहीं लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, डी एक्स करके, और हमें फोर्स लगाना पड़ेगा एफ। लग ही रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम धीरे धीरे लाएंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल, जल्दी लाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए आप इस पॉइंट को, तो हमने धीरे धीरे लाए, तो हमें आपको बता रखा है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन स्मॉल है तो डी डब्ल्यू होता है इक्वल टू एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एक्स, बी से ए से बी, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की वैल्यू रख दी जी एम अपन में एक्स स्क्वायर, जी एम अपन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये तो आया स्मॉल वर्क डन। अब जब हमने टोटल निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन जी एम तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर था, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जी एम एक्स की पावर -2 इंटू में क्या लिख दिया, डी एक्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। पहले हमने जब इन्फिनिटी पे था कोई वर्क नहीं करा, फिर पूरा वर्क कहाँ तक लाने में करा, पी पॉइंट तक। पी पॉइंट की दूरी कितनी है सेंटर से, आर। तो इनिशियल वर्क डन जब हमने कुछ काम नहीं किया, 0, तो बॉडी कहाँ थी, इन्फिनिटी पर। जब हम पी पॉइंट पर ले आए तो सारा वर्क डन हो गया। पी पॉइंट पर आते डिस्टेंस एक्स किस में बदल गया, आर में। तो बेटा डी डब्ल्यू का मैंने आपको पहले भी इंटीग्रेशन करके बताया कि यदि कुछ नहीं है तो सीधा डब्ल्यू लिख दो, लिमिट राइट साइड आ जाएंगे, जी एम। मैंने आपको क्या बताया, ये सिंबल और ये सिंबल हट जाता है, जितनी भी पावर होती है उसके अंदर जी एम ये हट जाता है। ये जितनी भी पावर होती है, जैसे माइनस हो चाहे प्लस हो, उसमें एक जुड़ जाता है और उससे ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और लिमिट राइट साइड आ जाती है ऐसे इन्फिनिटी से आर। मैंने आपको पहले भी बताया इंटीग्रेशन करने का तरीका, चाहे प्लस हो पावर चाहे माइनस हो, तो आपने एक जोड़ना है, फिर जोड़ने के बाद जो पावर बनती है उससे क्या करना है, डिवाइड। तो आप देख सकते हैं जी एम एक्स की -1 आ जाएगा, नीचे भी क्या रह गया, -1। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर पुट करेंगे तो डब्ल्यू -0 हो जाएगा, माइनस जी एम, माइनस तो बाहर आ गया नीचे वाला, और ये x की पावर 1 क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स इन्फिनिटी से r। अब देखिए w इक्वल टू माइनस जी एम, अभी हम लास्ट पेज पर करके आए थे, w इक्वल टू क्या आया था, -GM
1/r था और लिमिट कहाँ थी, इन्फिनिटी से r, अपर लिमिट r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी। तो w इक्वल टू माइनस जी एम, पहले ऊपर वाले की जगह ऊपर वाले जैसा, तो r है तो r ही, माइनस फिर r को कैसा पुट करना है, इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और आपको पता है 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो आप सब मैथ में पढ़ते आए हो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये 0 हो गया, तो W, तो ये क्या बनेगा, माइनस जी एम, ब्रैकेट्स में 1/r माइनस 0 बचेगा। तो W इक्वल टू क्या आ गया, माइनस जी एम अपॉन में r। तो जो हमने ये वर्क किया है, इसके साथ क्या चल रहा था, 1 चल रहा था, तो 1 इसके अपोन में आ गया, यानी m नोट क्या था, थ्रो आउट। यहाँ लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, m नोट ऑटोमेटिकली कितना है, यहाँ हम लिख नहीं रहे, हर बारी क्या चल रहा था, 1, तो m नोट क्या है, 1। तो W/1 यानी W/m नोट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है बेटा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना, माइनस जी एम अपॉन में r। आपको पता है r इन्फिनिटी हो जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है, इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, 0। ये एक आर्टिकल है, नेक्स्ट ये आपने खुद करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपने m नोट क्या लिया था, 1, यहाँ पर m नोट 1 नहीं लेना है, यहाँ पर हमने क्या कहना है, m नोट का मास होगा 1 नहीं होगा, वो जितना मर्जी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, हम m नोट भी मान सकते हैं और m भी मान सकते हैं। देखिए डायग्राम सेम वही है, a पॉइंट, यहाँ पर हमने उस केस में m नोट मानना था, यहाँ हमने m मान लिया, ये वही पॉइंट b है, x है, r है। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अंतर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास था पीछे, यहाँ पे क्या है, इन ब्रिंगिंग एनी बॉडी, यानी यूनिट मास हट गया, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी। वहाँ पे था ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन ब्रिंगिंग एनी बॉडी। समझ में आ गया, यूनिट मास हट जाएगा, m आ जाएगा। अब m नोट इक्वल टू जैसे 1 रखा था, वहाँ 1 नहीं रखेंगे, सिर्फ m रखेंगे। क्या रखेंगे, m रखेंगे, बाकी सब सेम आएगा। देखिए WF इक्वल टू क्या आ गया, GMM अपॉन में x²। अब वहाँ पर m के प्लेस पर क्या था, 1। तो फिर हमने क्या किया था, DW इक्वल टू FDX, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, m। तो आपको ये सेम टू सेम वही है एज इट इज। अब आप देख भी रहे हैं, इस आर्टिकल में पिछले में m नहीं था स्मॉल, अब इसमें हर एक में स्मॉल m आ रहा है, ये देखिए यहाँ तक। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, GMM अपॉन में r। ध्यान से देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, माइनस GM अपॉन में r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है, माइनस GMM अपॉन में r। वहाँ पर m हमने 1 माना था, m नोट, यहाँ पर 1 नहीं है, मास पूरी बॉडी माननी पड़ेगी इस आर्टिकल के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, m। क्लियर हो गया। तो वर्क अपने आप में क्या होता है, एनर्जी। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो u इक्वल टू क्या हो गया, माइनस GM अपॉन में r। अब आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, u इक्वल टू माइनस GM अपॉन में r मल्टीप्लाई बाई m, लिख दिया। और ये फैक्टर अभी क्या आया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं आया था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बॉडी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड मास ऑफ बॉडी। तो मैंने ये आर्टिकल फटाफट इसलिए कराया क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में m नोट 1 लिया है, यहाँ पर m नोट 1 ना लेकर हमने m मान रखा है बस, और इसके अलावा नथिंग। ये आर्टिकल दोनों सेम हैं, आपको ये करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे 11 पेज से।